अच्छा जी, आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और यील्ड के हिसाब से, सिग्निफिकेंस के हिसाब से बात की जाए तो सीएनएस के अंदर स्ट्रोक्स के बाद सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है, न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स। क्लिनिकली भी आपको काफ़ी पेशेंट मिल जाते हैं। पाकिस्तान में इतने नहीं शायद, लेकिन बाहर ममालिक में मिल जाएंगे आपको। लेकिन पाकिस्तान में भी आपको पार्किंसन नज़र आ जाता है, इतना कोई अनकॉमन नहीं। अल्जाइमर्स भी मिल जाता है। हंटिंगटन कभी देखा नहीं, मैंने खैर नहीं देखा। तो इसमें यही डिजीज हैं, नाम से ज़ाहिर है न्यूरो डिजेनरेटिव। ऐसी डिजीज जिनमें ब्रेन के कुछ एरियाज के अंदर न्यूरोनल टिश्यू ज़ाया होने लग पड़ता है, न्यूरोनल सेल डेथ शुरू हो जाती है ड्यू टू सम रीज़न। वो देखेंगे, हर एक की अपनी रीज़न है। और आपसे एग्जाम में क्या तो की जाती है, एक तो आपको सारी ही न्यूरोडिजेनेटिव डिजीज जो भी हैं, जैसे कि पार्किंसंस है, अल्जाइमर्स है, हंटिंगटन है, वेस्कुलर डिमेंशिया, फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया है, सीजेडी है, आपको इन सब की पैथोफिजियोलॉजी पता हो। ख़ास तौर पे अल्जाइमर्स और हंटिंगटन की तो बहुत पूछते हैं वो। और दूसरी बात ये कि इसमें से दो तो मूवमेंट डिसऑर्डर्स भी हैं, जिसमें कॉग्निटिव भी है, डेफिसिट भी होता है, मूवमेंट डेफिसिट भी होता है, वो पार्किंसन और हंटिंगटन है। बाकी देखें तो बाकी सारे डिमेंशियाज हैं, अल्जाइमर डिमेंशिया, फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया, वेस्कुलर डिमेंशिया, सीजेडी। तो आपको इन सारे डिमेंशियाज के बीच में फ़र्क करना आना चाहिए, ये आपसे एक्सपेक्ट करते हैं वो। जो इतना मैंने यू वर्ल्ड को सॉल्व किया, मैंने ऑब्जर्व किया, तो मैं आपको बताऊंगा। हर हर डिमेंशिया की अच्छी बात यह है कि हर डिमेंशिया की कोई ना कोई ऐसी बात है जो बहुत डिस्टिंक्ट, उसको बहुत डिस्टिंग्विशेबल बना देती है। तो आपको अगर वो चीज़ याद हो हर एक न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज की, तो आपके लिए मुश्किल नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहला इनमें से है पार्किंसंस डिजीज। पार्किंसन डिजीज का हमने पीछे भी जिक्र किया था। देयर इज प्रॉब्लम विद योर सब्सटेंशिया नाइग्रा। तो ये आप देख सकते हैं ब्रेन स्टेम के अंदर, ये सब्सटेंशिया नाइग्रा की जगह थी। और ये सब्सटेंशिया नाइग्रा अब पेशेंट, ये पार्किंसन डिजीज के, इसमें ये एरिया देखें सारा ओब्लिटरेट हो गया, ये नजर नहीं आ रहा आपको, जबकि नॉर्मल पर्सन में काफी डिस्टिंक्ट है ये एरिया। तो देर इज लॉस ऑफ डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स इन सब्सटेंशिया नाइग्रा पार्स कॉम्प्लेक्टा। डीपिगमेंटेशन हो गया, इससे नजर आ रही है। 60 साल की उम्र के बाद मैनिफेस्ट करती है। एंड व्हाट यू गेट ट्रेमर्स, rigidity, could be cogwheel, could be lead pipe, ए काइनेज या ब्रेडिकाइनेज। इसलिए इसमें शफलिंग गेट होती है। शफलिंग गेट में बहुत छोटे छोटे कदम लेता है पेशेंट। और स्मॉल हैंड राइटिंग, माइक्रोग्राफिया। लास्टली देयर बी पोस्टल इंस्टेबिलिटी। अब एग्जाम में एक तो तरीका होगा कि आपसे डायग्नोसिस पूछ लेंगे। दूसरा, ये जो स्कैन है ना, ये साथ में क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, इसमें जो अफेक्टेड एरिया है वो हुआ होगा लेबल। जैसे कि इसमें जो अफेक्टेड एरिया है, ये देखें, अब ये थैलेमस है, ये कॉर्डेट है, ये प्यूटामेन है, ये ग्लोबस पैलिडस है, ये है सब थैल्मिक न्यूक्लियाई। बल्कि इसको मैं जूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको ना जरा बेहतर दिखे। तो ये पीछे भी एक क्रॉस सेक्शन जहाँ पे बेसल गैंग्लिया का टॉपिक है ना, वहाँ पे पूरी डायग्राम लेबल हुई हुई है, तो आप उसको जरूर देखिएगा, इसमें से काफी सवाल आते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये लैटरल वेंट्रिकल्स हैं, लैटरल वेंट्रिकल, ये कॉर्डेट न्यूक्लियस है, ये थैलेमस है, इस तरह से ये प्यूटामेन, ये ग्लोबस पैलिडस। इंटरना भी है, ग्लोबस पैलिटस एक्सटर्ना भी साथ है। फिर दिस इज सब थैल्मिक न्यूक्लियाई, ठीक है। और ये जो आपको नजर आ रहा है, ये है सब्सटेंशिया नाइग्रा, ठीक है। ब्रेन स्टेम से शुरू होता है, ऊपर तक एक्सटेंड करता है। और ये हैं मेमिलरी बॉडीज, मेमोरी बॉडीज। इसी तरह से ये जो साइड पर है, ये हाइपोकैम्पस है, ठीक है। तो ये आपको सारे आने चाहिए। ये मेमोरी बॉडीज का और हाइपोकैम्पस का तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी भी आपको पता होने चाहिए क्या स्ट्रक्चर है।
तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर इन्वॉल्व है वो है ये आपके सब्सटेंशिया नाइग्रा पार्किंसंस के अंदर। अब हिस्टोलॉजी पे एक चीज नजर आती है, उनको कहते हैं लुई बॉडीज। सब्सटेंशिया नाइग्रा के पेशेंट के अंदर यू कैन अप्रिशिएट पिंकिश, पिंकिश से मुराद ईसिनोफिलिक इंक्लूजन्स इनसाइड द सेल। तो ये आपको बड़ी क्लियर नजर आ रही है ईसिनोफिलिक इंक्लूजन्स। अफेक्टेड न्यूरॉन्स कंटेन लुई बॉडीज, इंट्रासेलुलर ईसिनोफिलिक इंक्लूजन्स। किस चीज से बनी होती है? अल्फा साइन्यूक्लिन प्रोटीन से बनी होती है। अब पार्किंसंस को एग्जाम में पिक करना इतना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन आपको फर्क इसमें करना चाहिए पार्किंसन डिजीज में और लुई बॉडी डिमेंशिया में। ये काफी मिलते जुलते हैं, पार्किंसन डिजीज और लुई बॉडी डिमेंशिया। देखें पार्किंसन हमने अभी पढ़ी, उसने कहा कि इट इज फॉलोड बाय डिमेंशिया। ठीक है, पार्किंसन की प्रेजेंटेशन हमेशा ऐसी होगी, पेशेंट एक तो 60 ईयर्स के बाद ये शुरू होगी, और पहले पेशेंट को मोटर सिम्टम्स आएंगे। याद रखनी है आपने ना, ये क्रोनोलॉजी याद रखनी है, हिस्ट्री में बड़ी इंपॉर्टेंट है ये चीज। तो सबसे पहले उसको आएंगे मोटर डेफिसिट्स वाले सिम्टम, जो उसकी कॉग्निटिव रिजिडिटी, ब्रेडिकाइनेसिया। उसके कुछ सालों बाद जाके उसको डिमेंशिया शुरू होगा। ये कोर्स है पार्किंसन डिजीज का। लेकिन अगर उसको मोटर सिम्टम्स और ये जो मेमोरी वाली डिमेंशिया वाले सिम्टम्स हैं विद इन 1 ईयर, या फिर इन अदर वर्ड्स विद लेस देन 1 ईयर ऑफ गैप इन बिटवीन देम, और विद इन 1 ईयर ये आ जाएं, देन इट इज नॉट पार्किंसन, इट इज लुई बॉडी डिमेंशिया। ठीक है, तो हाउ डू वी डिफरेंशिएट बिटवीन पार्किंसन? पार्किंसन में पहले मोटर सिम्टम्स आएंगे, कुछ सालों बाद जाके डिमेंशिया। लुई बॉडी डिमेंशिया के अंदर पार्किंसन के जो मोटर सिम्टम्स और डिमेंशिया ये 1 साल के अंदर अंदर प्रेजेंट करेंगे। तो हिस्ट्री में इस बात का ख्याल रखना है। बाकी इल्यूली बॉडी डिमेंशिया के अंदर भी आपको हिस्टोलॉजी पे वही चीज़ें नजर आएंगी, वही अल्फा साइन्यूक्लिन और लुई बॉडीज नजर आएंगी। ठीक है, तो दिस इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट पार्किंसन। इसकी ट्रीटमेंट का एक पूरा टॉपिक है फार्माकोलॉजी में, वहाँ पे इंशाल्लाह हम देखेंगे कि हाउ डू ट्रीट इट। अच्छा, फिर नेक्स्ट इज हंटिंगटन। हंटिंगटन बड़ा इंपॉर्टेंट है। हंटिंगटन डिजीज, इसकी पहले समझते हैं पैथोफिजियोलॉजी, और कुछ चीज़ें जो यहाँ पे नहीं लिखी वो बात करते हैं। आपकी जो बायोकेमिस्ट्री पोर्शन है ना, उसमें एक टेबल बना हुआ है जिसमें सारे वो वाले डिसऑर्डर्स लिखे हुए हैं, कुछ 4-5 ही हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। विच आर टर्म्ड एज ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट एक्सपेंशन डिसऑर्डर्स। इन डिसऑर्डर्स में क्या होता है, डीएनए के अंदर कोई एक ट्राई न्यूक्लियोटाइड, जैसे कि इस केस में हंटिंगटन के डिजीज केस में इट इज CTG। तो ये जो CTG है, ये 3 ट्राइन्यूक्लियोटाइड्स हैं। ये इसकी जो है ना मल्टीप्लिकेशन हो जाती है, ये एक्सपेंशन हो जाती है इसकी। जो आपके डीएनए सीक्वेंस है ना, उस पर CTG 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 रिपीट होता चला जाता है कई दफा। तो उस वजह से क्या होता है, CTG एक्सपेंशन से आपकी डीएनए में एक तो ये एक एक्सपेंशन ऐड होगी, नंबर 1। दूसरी बात ये कि जब इस पे से अब ये डिफेक्टेड डीएनए जो एक्सपेंशन वाला है, इसमें से जब ट्रांसक्रिप्शन होगी तो एबनॉर्मल प्रोटीन्स बनेंगी, उनको हम कहते हैं हंटिंगटन प्रोटीन्स। ठीक है, तो ये इसकी जेनेटिक बेसिस है। तो फर्स्ट एड पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो एक तो देयर बी लॉस ऑफ गाबार्जिक न्यूरॉन्स इन स्ट्राइएटम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्राइएटम लेबल हुआ हुआ है, स्ट्राइएटम इज इक्वल टू कॉर्डेट प्लस प्यूटामेन, तो दोनों एरियाज जो है ना लेबल हुए हुए हैं। एक तो ये, और दूसरी बात जो पैथोफिजियोलॉजी की, ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्राइन्यूक्लियोटाइड, सॉरी CTG नहीं CAG है, ये गलती लगी मुझे, CAG रिपीट एक्सपेंशन इन हंटिंगटन जीन। ठीक है, ऑन क्रोमोसोम 4। तो ये हंटिंगटन जीन के अंदर देयर इज ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट एक्सपेंशन, उससे कुछ टॉक्सिक प्रोटीन्स बनती हैं, हंटिंगटन प्रोटीन्स। ठीक है, अब वो
ये सेल डेथ कैसे करवा रही हैं, ये यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, लेकिन यू वर्ल्ड में बहुत उनको पसंद है। इसी देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्टोन एसिटाइलेशन एंड हिस्टोन डी एसिटाइलेशन, यहीं पे ना ड्रॉ करके समझते हैं। जो होते हैं ना डीएनए, फॉर एग्जांपल दिस इज द डीएनए, दिस, अब ये जो डीएनए है ना, इट इज tightly packed inside the cells around some special proteins, उनको हम कहते हैं हिस्टोन, हिस्टोन प्रोटीन्स। Okay, like this. तो जो डीएनए है, इट इज टाइटली बाउंड अराउंड दीज हिस्टोन प्रोटीन्स। ठीक है, ऐसे। अब ये क्यों जुड़ा हुआ होता है इसके साथ, ये जो हिस्टोन प्रोटीन्स है ना, दीज आर पॉजिटिवली चार्ज्ड। ठीक है, जबकि डीएनए के ऊपर आपको पता है, डीएनए के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ होता है, दैट इज वाई डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज्ड। तो ये आप चार्जेस, ऑपोजिट चार्जेस, दे अट्रैक्ट ईच अदर, इसलिए इट इज टाइटली बाउंड अराउंड देम। अब हमने जब डीएनए को रीड करना है, जब आपने ट्रांसक्रिप्शन करनी है, ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस वेयर यू मेक आरएनए फ्रॉम डीएनए, तो आपको इसको ओपन करना पड़ेगा, इसको अनवाउंड करना पड़ेगा। तो उसके लिए एक प्रोसेस होता है, उसे हम कहते हैं हिस्टोन एसिटाइलेशन। ठीक है, हिस्टोन एसिटाइलेशन। अब ये एसिटाइलेशन का मतलब है एडिशन ऑफ एन एसिटाइल ग्रुप। ठीक है, एडिशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप टू द हिस्टोन। एसिटाइल ग्रुप जो है, अब इट इज नेगेटिवली चार्ज्ड, तो हम ये नेगेटिवली चार्ज ऐड करते हैं हिस्टोन के ऊपर बाय डूइंग हिस्टोन एसिटाइलेशन। उससे क्या होता है कि ओवरऑल जो चार्ज है हिस्टोन का, दैट बिकम्स नेगेटिव। ये नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करने लग पड़ते हैं, जिसकी वजह से जो डीएनए है वो इससे अनवाउंड हो जाता है, ओपन हो जाता है। और जब डीएनए अनवाउंड हो जाएगा, तो वी कैन डू ट्रांसक्रिप्शन एंड वी कैन रन द सेल। ठीक है। अब जो हमने देखा कि हंटिंगटन प्रोटीन्स बन रही थी ड्यू टू ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट एक्सपेंशन ऑफ द हंटिंगटन जीन, तो ये जो होंगी ना आपकी हंटिंगटन प्रोटीन्स, दे इंटरफेयर विद दिस एसिटाइलेशन एंड दे इनहिबिट दिस एसिटाइलेशन, ये एसिटाइलेशन नहीं होने देंगी। उससे क्या होगा, उससे जो डीएनए है वो अनबाउंड नहीं होगा, तो ट्रांसक्रिप्शन भी नहीं होगी। जब ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी, तो सेल वॉन्ट बी एबल टू प्रोड्यूस न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर्स। न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर्स आर क्रूशल फॉर सर्वाइवल। ये जब नहीं बनेंगे तो सेल डेथ हो जाएगी। तो ये पैथोफिजियोलॉजी का हिस्सा फर्स्ट एड में नहीं लिखा हुआ, ये समझना जरूरी है, इसमें से काफी सवाल आते हैं न्यू वर्ल्ड में। ठीक है, तो ये इसकी कंप्लीट पैथोफिजियोलॉजी है। अब कुछ बात इसकी देखते हैं पैथोलॉजी के ऊपर। सो एट्रोफी ऑफ कॉर्डेट एंड ट्यूटमेन। ठीक है, एंड विद एक्स वैक्यू वेंट्रिकुलोमेगैली। ठीक है, एक्स वैक्यू वेंट्रिकुलोमेगैली हमने बात की थी इसमें कि विदाउट एनी चेंज इन द प्रेशर ऑफ द वेंट्रिकल्स देयर इज वेंट्रिकल एनलार्जमेंट एंड देयर इज deepening of the sulci and widening of the gyri, and ये हो रहा था थैंक्स टू न्यूरोनल सेल डेथ, न्यूरोनल टिश्यू वेस्टिंग। ठीक है, तो जो चेंजेस होंगे न्यूरो के, क्योंकि प्यूटेमन और कॉर्डेट उड़ गए हैं,
सो यू हैव लॉस्ट गाबा एंड एसिटिलकोलिन। ठीक है, एक तो ये एंडोपामीन ज्यादा होगी। अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, न्यूरोनल डेथ वाया नमदा रिसेप्टर बाइंडिंग एंड ग्लूटामेट एक्साइटोटॉक्सिसिटी। ये क्या चीज है? एक तो हमने देखा कि सेल डेथ का तरीका वो हिस्टोन एस्टाइलेशन से इंटरफेरेंस करके था, लेकिन इसके अलावा ग्लूटामेट एक्साइटोटॉक्सिसिटी से भी डेथ होती है, वो हम देखते हैं वो कैसे होती है। उसके लिए मैंने बड़ी अच्छी तस्वीर शेयर की है इधर, ये साथ शेयर करता हूँ। तो ये एक मैंने टेबल लिया था यू वर्ल्ड से, you can see it over here। ये तो होगा क्या? देखें, सेल डेथ जब होगी ना न्यूरॉन की, तो न्यूरॉन के अंदर न्यूरो होते हैं। ठीक, न्यूरो, और उसमें से एक ग्लूटामेट भी है। अब ग्लूटामेट जो है इट इज एक्साइटेटरी न्यूरो। ठीक है। ये अटैच होता है नमदा रिसेप्टर पे, बाइंड करता है, उनको एक्टिवेट करता है, और इसकी वजह से क्योंकि एक्साइटेटरी है, सो इट ओपन्स अप चैनल्स, सोडियम पोटेशियम, सोडियम कैल्शियम चैनल्स ओपन करेगा, सोडियम कैल्शियम विल एंटर द सेल। ठीक, उससे क्या होगा, सेल डीपोलराइज होगा और सेल ग्लूटामेट और ज्यादा रिलीज करेगा। ये ग्लूटामेट इस पे और ज्यादा नमदा रिसेप्टर पे बाइंडिंग करेगी और ज्यादा कंडक्शन करेगी, तो एक ये साइकिल चल पड़ा। ओवरऑल होगा क्या, कैल्शियम ओवरलोड हो जाएगा सेल के अंदर, और सेल के अंदर जब कैल्शियम ज्यादा हो जाता है तो इट अल्टीमेटली एक्टिवेट्स द एपोप्टोसिस साइकिल, जो एपोप्टोसिस के है ना, तो इट लीड्स टू एपोप्टोसिस, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया, इस अगेन ये बात खैर डीप चली जाएगी एपोप्टोसिस की साइकिल पे, बट रिमेंबर कैल्शियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग एपोप्टोसिस एंड सेल डेथ। अब इससे सेल डेथ जब होगी तो मजीद मजीद ग्लूटामेट रिलीज होगा, तो ये इस तरह का एक साइकिल चल पड़ता है, इसको कहते हैं ग्लूटामेट एक्साइटोटॉक्सिसिटी। ठीक है, तो देयर बी प्रोग्रेसिव सीएनएस इंजरी, न्यूरॉन डेथ एंड न्यूरो डिजनरेशन। तो ये जरूरी नहीं है सिर्फ हंटिंगटन डिजीज में हो, और भी डिजीज जैसे कि स्ट्रोक, ठीक है, अल्जाइमर डिजीज, इनमें भी सेल डेथ जब होती है तो ग्लूटामेट रिलीज होती है एंड इट लीड्स टू दिस। अच्छा जी, तो ये बात भी होगी। अब इधर एक लफ्ज लिखा हुआ है, एंटिसिपेशन, एंटिसिपेशन रिजल्ट्स फ्रॉम एक्सपेंशन ऑफ CAG। ये एंटिसिपेशन क्या होता है? तो ये कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है जेनेटिक्स के अंदर, बायोकेमिस्ट्री पोर्शन में। एंटिसिपेशन is a phenomena whereby a genetically transmitted disease, जो बच्चों में डिजीज होगी, whereby a disease, uh, it the onset of a disease is earlier in the next generation। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बंदा है उसको हंटिंगटन शुरू है 60 साल की उम्र में, तो एक्सपेंशन के फिनोमेना की वजह से उसके बच्चों में हो सकता है वो 50 साल की उम्र में शुरू हो जाए हंटिंगटन, क्योंकि ये जो शायद रिपीट एक्सपेंशन है ना, CAG, ये जब अगली जनरेशन पे DNA, ज़ाहिर जर्म सेल्स बनते हैं, तो ये मल्टीप्लाई कर जाती है एक्सपेंशन ये। ठीक है, तो दैट इज व्हाई देयर इज दिस फिनोमेना ऑफ एंटिसिपेशन, इसको कहते हैं। तो बच्चों में जल्दी हंटिंगटन ज्यादा जल्दी उनको होगा। तो ये सारी बातें थी रिगार्डिंग द पैथोफिजियोलॉजी, द पैथोलॉजी ऑफ द डिजीज। अब बात करते हैं इसकी प्रेजेंटेशन के ऊपर। तो दो बड़े इंपॉर्टेंट चीजें हैं हंटिंगटन में, एथिटोसिस
और कोरिया, दोनों हमें पता है क्या होती है, हमने पढ़ी हुई। ये तो होंगी। दूसरा, ये पेशेंट जो हैं दे ये डिप्रेशन का बहुत शिकार होते हैं, डिप्रेशन। और इनकी हिस्ट्री सुन के लगता है ऐसे शुरू में कि शायद ये ना ड्रग अब्यूज वगैरह कर रहे हैं, क्योंकि इनकी वो हैंड मूवमेंट्स वगैरह, और लगता है कि कोई विड्रॉल सिम्टम्स हैं, लेकिन मिलता जुलता खैर प्रेजेंटेशन होती है। तो डिप्रेशन बहुत बड़ी एक शिकायत होती है हंटिंगटन में। और यही रीजन है कि हंटिंगटन की जो कॉजेज ऑफ डेथ हैं उनमें एक टॉप कॉज सुसाइड है। ठीक है, याद रखिएगा, सुसाइड इज वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ डेथ इन हंटिंगटन डिजीज। तो यही इसकी प्रेजेंटेशन होगी। तो ये सारी बातें जो आपको हंटिंगटन के बारे में पता हो। ठीक है। नेक्स्ट, डिमेंशिया। डिमेंशिया कहते हैं डिक्लाइन इन योर कॉग्निटिव एबिलिटीज एंड, यही लिखा, डिक्लाइन इन कॉग्निटिव एबिलिटी, जैसे मेमोरी, एग्जीक्यूटिव फंक्शन। ठीक है, विद इंटैक्ट कॉन्शियसनेस। और रिवर्सिबल डिमेंशिया भी होता है, उसकी चार कॉजेज हैं। सबसे पहली, सबसे कॉमन है सूडो डिमेंशिया, डिप्रेशन में जो होता है। सिमिलरली हाइपोथायरॉयडिज्म, विटामिन B12 डेफिशिएंसी, न्यूरोसिफिलिस, और ये पांचवी कॉज नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफलस। ये सारी पांच की पांच कॉजेज ट्रीटेबल हैं ये डिमेंशिया की। तो इफ यू गिव एंटी डिप्रेशन टू पेशेंट डिप्रेशन, उसका डिमेंशिया ठीक हो जाएगा। हाइपोथायरॉयडिज्म वाले का थायरोक्सिन दें, उसका डिमेंशिया ठीक हो जाएगा। B12 वाले को B12 दें डिफिशियंसी में, वो ठीक हो जाएगा। तो इसलिए न्यूरोसिफिलिस में गिव द ट्रीटमेंट, अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट फॉर ट्रेपनेमा पैलिडम, सिफिलिस ठीक हो जाएगा। लास्टली, नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफलस में रिलीव द प्रेशर ऑफ द वेंट्रिकल्स एंड विल ट्रीट द डिमेंशिया। ठीक है। अब हम देखते हैं इसकी डिफरेंट कॉजेस। तो सबसे पहले है अल्जाइमर्स, अल्जाइमर्स डिजीज। अल्जाइमर डिजीज की पैथोफिजियोलॉजी समझते हैं। पहले तो ये कि डिमेंशिया की सारी कॉजेज में अल्जाइमर डिजीज इज द मोस्ट कॉमन कॉज। ये भी बूढ़े लोगों में 60-70 साल की उम्र के बाद जाके शुरू होता है। पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है? पैथोफिजियोलॉजी ये होती है कि सेल के अंदर भी, न्यूरॉन्स के अंदर भी और न्यूरॉन्स के बाहर भी देयर इज accumulation of protein। ठीक है, abnormal accumulation of intracellular and extracellular protein, जो जिसको हम कहते हैं दिस इज अमाइलॉइड प्रोटीन या अमाइलॉइड प्रीकर्सर प्रोटीन, APP। ठीक है। तो आउटसाइड द सेल देयर इज accumulation of amyloid precursor protein, और inside the cell there is accumulation of another protein which is called tau protein, TAU, tau protein। ठीक है। ये टाउ प्रोटीन के बारे में थोड़ी बात समझ लें, ये यूवर्ल्ड में नहीं लिखी हुई। ये जो होते हैं ना सेल के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स, जो सेल का आप कह लें कि फिजिकल सपोर्ट होती है सेल की, जो अंदर फ्रेमवर्क होता है ये फाइबर्स का सेल के अंदर, इस माइक्रोट्यूब्यूल के साथ एक प्रोटीन अटैच होती है, उसे हम कहते हैं टाउ प्रोटीन। ठीक है, टाउ प्रोटीन्स। अब अल्जाइमर डिजीज के अंदर ये होता है, फॉर सम रीजन दिस टाउ प्रोटीन बिकम्स हाइपर फॉस्फोरिलेटेड। ठीक है, ये बातें बहुत गौर से सुनिएगा, ये पैथोफिजियोलॉजी ह्यूमर में बहुत आती है। तो ये टाउ प्रोटीन हाइपर फॉस्फोरिलेट हो जाती है। उससे क्या होता है, ये हाइपोस जो कि ये हाइपर फॉस्फोरिलेट हो गई है, तो इट बिकम्स डिटैच्ड फ्रॉम द माइक्रोट्यूब्यूल जिनसे ये जुड़ी हुई होती है, और उनसे ये डिटैच होके आपस में पोलिमराइज करके एक्यूमुलेशन बना देती है प्रोटीन की। तो ये इसके बारे में आपको पता हो, हाइपर फॉस्फोरिलेटेड टाउ प्रोटीन्स। ठीक है। तो ultimately both of this intracellular and extracellular protein accumulation leads to cell death। और न्यूरोट्रांसमीटर वाइज बात करें तो एसिटाइलकोलिन वाले जो प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं दे गो फर्स्ट। तो सबसे इसलिए एसिटाइलकोलिन लेवल्स फौरन गिरते हैं अल्जाइमर्स में।
और इसलिए अल्जाइमर में ट्रीटमेंट में यही फोकस होता है कि एसिटिलकोलिन लेवल्स बढ़ाए जाएं। दैट इज व्हाई वी गिव कोलिनेस्ट्रेजेस, एसिटिलकोलिनेस्ट्रेज एसिटिलकोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर्स देते हैं, ठीक है, ताकि एसिटिलकोलिन बढ़े लेवल। तो ये डोनापेजिल गैलन ये डोनापेजिल राइवास्टिगमीन, ये डिफरेंट ड्रग्स हैं दैट वी यूज। दो लिखी हुई यहाँ पे, आई थिंक गैलेंटामीन और डोनापेजिल है। ठीक है? तो ये आगे फार्माकोलॉजी पोर्शन में देखेंगे। तो ये है सारी इसकी पैथोफिजियोलॉजी। तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिमेंशिया इन ओल्डर एडल्ट्स, एडवांस एज स्ट्रॉन्गेस्ट रिस्क फैक्टर। डाउन सिंड्रोम के पेशेंट में ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कलर चेंज करो उसके लिए, ज्यादा रिस्क होता है डेवलपमेंट का। ठीक है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ये जो प्रोटीन है जो एक्यूमुलेट होने लग पड़ती है, अमाइलॉइड प्रीकर्सर प्रोटीन, इसकी जीन है क्रोमोसोम 21 पे। और डाउन सिंड्रोम के अंदर क्रोमोसोम 21 दो होते हैं, इसलिए देयर इज इंक्रीज चांस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ दिस एपीपी, माइलॉइड प्रीकर्सर प्रोटीन। एसिटिलकोलिन लेवल मैंने आपको बताया कम हो जाता है ब्रेन में। और ये फिर कुछ एसोसिएटेड प्रोटीन्स हैं, ऑल्टर्ड प्रोटीन्स इसके अंदर। एपोई 2, अच्छा एपोई 2 एपोई 4 के बारे में बात करने से पहले बता दूं, अल्जाइमर डिजीज की भी दो टाइप्स हैं, एक है स्पोरेडिक, एक है फेमिलियल, फैमिली में रन करती है। ये सिर्फ 10% है, स्पोरेटिक 90% होती है। अब जिन लोगों के अंदर एपोई 2 प्रोटीन एसोसिएशन होना, उनमें देर इज डिक्रीज रिस्क ऑफ स्पोरेडिक फॉर्म। तो एपो 2 ई 2 इज प्रोटेक्टिव, एंड एपो E4 जिनमें हो देर इज इंक्रीज रिस्क ऑफ स्पोरेडिक फॉर्म। ठीक है, तो ये फर्क याद रखिएगा। बाकी द प्रोटीन्स एसोसिएटेड विद द फेमिलियल फॉर्म आर एपीपी, पेनिसिलिन 1, पेनिसिलिन 2। ठीक है, तो ये कुछ एमसीक्यू आपके यहाँ से बन जाते हैं। अब हम चलते हैं ब्रेन में क्या होगा। तो ब्रेन में अगेन वाइड स्प्रेड कॉर्टिकल एट्रोफी, स्पेशली हाइपोकैम्पस के अंदर। तो ये आप देख सकते हैं, उसने हाइपोकैम्पस वाला एरिया लेबल किया हुआ है, हाइपोकैम्पस। ठीक है, और मैं आपको दिखाता चलूं, ये क्रॉस सेक्शन में हाइपोकैम्पस कहाँ पे नजर आएगा आपको, यू कैन अप्रिशिएट सेकंड। ये वाला एरिया इज द हाइपोकैम्पस। ठीक है, रिमेम्बर, इस व्यू में ये है हाइपोकैम्पस, और इस व्यू के अंदर दिस इज हाइपोकैम्पस। तो अगेन नैरोइंग ऑफ गायरा एंड वाइडनिंग ऑफ सल्काई जो एक्स वैक्यू वेंट्रिकुलर होती है, इसमें भी नजर आएगी। फिर अब बात करते हैं वो जो प्रोटीन्स की बात कर रहे थे हम, इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर। तो उनको हम कहते हैं सिनाइल प्लेक्स एंड न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स। जो एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन एक्यूमुलेशन होती है ना, जो बीटा माइलॉइड की होती है, उनको हम कहते हैं, दे अपीयर एज सिनाइल प्लेक्स। मैं आपको तस्वीरें भी दिखाता हूँ। एंड न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स आपको इंट्रासेलुलर, ये देखें ये लिखा हुआ है, दिस इज एक्स्ट्रा सेलुलर बीटा माइलॉइड कोर, एंड दिस इज इंट्रासेलुलर हाइपर फॉस्फोरिलेटेड टाउ प्रोटीन। ये क्या करती है, इनसॉल्युबल होती है, साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स होते हैं, एंड जितनी ज्यादा ये टैंगल्स होंगे, इट कोरिलेट्स विद द डिग्री ऑफ डिमेंशिया, उतनी ज्यादा डिमेंशिया। अब मैं आपको फर्दर तस्वीरें दिखाता हूँ, उससे पहले हम बात करें माइलॉइड एंजियोपैथी की। इसके बारे में हम बात करते हैं ये क्या होती है। तो पिक्चर्स देखते हैं पहले कुछ। तो ये देखें, ये अल्जाइमर डिजीज मैं आपको बता रहा था।
कि इसके अंदर सेल के भी टाउ प्रोटीन से इकट्ठी हो रही है, सेल के बाहर बीटा एमाइलॉइड प्लेक्स। ये वो टाउ प्रोटीन्स है बेसिकली। ये देखिए, ये जो है स्टेबलाइजिंग टाउ प्रोटीन्स थी माइक्रोट्यूब्यूल से जुड़ी हुई सीएनएस के अंदर। लेकिन क्या हुआ कि ये हाइपरफॉस्फोरेट होगी और इन्होंने आपस में मिलके टैंगल्स बना लिए सेल के अंदर। तो ये जो टैंगल्स हैं ये कुछ ऐसे नजर आते हैं। ये सेल है और सेल के अंदर ये देखें, ये जो एक्यूमुलेशन हुई हुई है वही हियर, दिस इज अ न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल। अल्जाइमर्स में वो नजर आएगा आपको। इसी तरह से ये जो सेल के बाहर सारी एक्यूमुलेशन नजर आ रही है, ये न्यूरेटिक प्लेक्स हैं। ये आपकी एक्स्ट्रा सेलुलर एक्यूमुलेशन ऑफ बीटा माइलॉइड है। ठीक है। तो ये ऐसे, ये बड़ी पिक्चर जो है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट पिक्चर है दोनों। दोनों एनबीएमईज में नजर आएंगी आपको, यूवर्ल्ड में नजर आएंगी। ठीक है। तो ये आपको तस्वीर दिखाई। अब हम बात करते हैं ये, जी जरूर, मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं थोड़ी सी। हम कहाँ गया, अमाइलॉइड एंजियोपैथी की बात करते हैं। तो ये आपने देखा एक्स्ट्रासेलुलर अमाइलॉइड प्रोटीन इकट्ठी हो रही है। अब सेल के बाद ब्लड वेसल भी तो पड़ी ना ब्रेन टिश्यू में। तो ये प्रोटीन ना ब्लड वेसल वॉल्स के अंदर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाती है। उससे क्या होता है, ब्लड वेसल वॉल्स वीक हो जाती हैं। सो देयर इज इंक्रीज रिस्क ऑफ रिकरेंट हेमरेजेस। एंजियोपैथी हो जाती है माइलॉइड, क्योंकि माइलॉइड की एक्यूमुलेशन से वीक हो जाती हैं वॉल्स, इसलिए वो फटने का खदशा ज्यादा होता है। तो इन लोगों में देयर इज चांस ऑफ रिकरेंट हेमरेजेस। ठीक है, दिस इज माइलॉइड एंजियोपैथी। ठीक है। एंड लास्टली एंड लीस्ट इंपॉर्टेंटली, हेरेनो बॉडीज। देयर इज accumulation of intracellular eosinophilic proteinaceous rods in hippocampus। उन्हें हम कहते हैं हेरेनो बॉडीज। तो ये आपको ऐसे ना पिंक कलर के सेल के अंदर, सेल के अंदर आपको पिंक कलर के ऐसे रॉड्स नजर आएंगे हाइपोकैम्पस के सेल्स के अंदर। ये मैं कोई सवाल नहीं देखा इनका यूवर्ल्ड में। बट रिमेंबर, हिरानो बॉडीज भी कोई चीज है अल्जाइमर्स के साथ। अब बात, ये सारी पैथोफिजियोलॉजी होगी जो भी हमने दीजिए। अब प्रेजेंटेशन पे बात करते हैं, एग्जाम में सवाल कैसे आता है। तो ये एज इसकी होगी को 70-80 साल का बाबा होगा। या अगर डाउन सिंड्रोम का हुआ तो उसको 40-50 साल की उम्र में जल्दी भी शुरू हो जाता है अल्जाइमर। वो बताया क्योंकि क्रोमोसोम 21 पे जीन है इसकी, और डाउन के अंदर दो होते हैं क्रोमोसोम 21। अब प्रेजेंटेशन को समझें, बड़ी बड़ी आसान सी प्रेजेंटेशन है। ये पेशेंट अव्वल तो खुद नहीं आएगा, पहली बात। ये खुद नहीं आएगा, इसको या तो उसका बेटा लेके आ रहा होगा, या इसकी बेटी, या वाइफ हस्बैंड को लेके आ रही होगी, या हस्बैंड वाइफ को लेके आ रहा होगा। इस तरह की प्रेजेंटेशन होगी। तो वो बताएंगे कि जी ये हमारा जो भी रिश्तेदार है, हमारा वालिद है, हमारी माँ है, या हमारी वाइफ हस्बैंड जो भी है, ये जी बड़ा अच्छा काम करता था, ये जॉब पे जाता था, या चलो रिटायर भी था तो जो भी अपने काम वगैरह कर लेता था। आपको पता है वेस्ट में ये कल्चर है, पेरेंट्स अलग रहते हैं। तो वो बताएंगे जी ये हमारे ये अम्मी अबू जो भी थे ये बड़ा ठीक घर संभाल लेते थे, अपना अपना गुजारा खुद कर लेते थे, अपने फाइनेंसेस संभाल लेते थे, अपनी ग्रोसरीज वगैरह सब कुछ खुद कर लेते थे। लेकिन विद टाइम ये आस्ता आस्ता इनसे यही नहीं मैनेज हो पा रहे, अपने फाइनेंसेस नहीं मैनेज हो रहे, अपनी ग्रोसरीज नहीं मैनेज हो रही, ये घर नहीं संभाल पा रहे, और अब तो ये कुछ कुछ भूलना भी शुरू हो गया। तो इस तरह की सिंपल सी होगी प्रेजेंटेशन। तो ये सुन के आपने फौरन सोचना है कि यार ये कोई डिमेंशिया की बात हो रही है। ठीक है। तो इस तरह की प्रेजेंटेशन होगी। नेक्स्ट हम चलते हैं फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया। फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया को पिक डिजीज भी कहते हैं, कहते थे, पिक डिजीज। इसमें क्या होता है कि फ्रंटल लोब और टेम्पोरल लोब, उनके अंदर एट्रोफी होती है। ठीक है।
फ्रंटल लोब। और आपको पता है फ्रंटल लोब इज कंसर्न विद योर पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर। तो पर्सनैलिटी बिहेवियर चेंजेस आते हैं, मैं बताता हूँ वो क्या चेंजेस आते हैं। और चूंकि टेम्पोरल लोब में आपके ये वर्निक और ये ब्रोकास वगैरह, तो एफेजिया भी इसलिए इसमें अंदर नजर आएंगे आपको। लेकिन ज्यादा फोकस पर्सनैलिटी बिहेवियर पे रखिएगा, ठीक है। और इसके अंदर भी यू कैन गेट हाइपर फॉस्फोरेटेड टाउ प्रोटीन्स इंक्लूजन, लेकिन दे आर कॉल्ड पिक बॉडीज, ठीक है, राउंड पिक बॉडीज। तो दीज कैन बी इधर हाइपर फॉस्फोरेटेड टाउ प्रोटीन्स और दे कैन बी यूबिक्विनेटेड TDP43, प्रोटीन का नाम है, ठीक है। यूबिक्विनेशन का क्या मतलब होता है? सेल ने जब भी कोई प्रोटीन डिग्रेड करनी होती है ना, उसको टैग लगा देती है कि ये टैग लगा दिया, इसको ये डिग्रेड करनी है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं यूबिक्विनेशन। तो यूबिक्विनेट कर दिया TDP43, लेकिन वो फॉर सम रीजन उसको तोड़ नहीं पा रहा, तो ये प्रोटीन अब एक्यूमुलेट कर रही है, तो ये एक्यूमुलेशन बना देती है पिक बॉडीज। तो पिक बॉडी कैसी नजर आती है वो देख लेते हैं पहले। ये पिक बॉडी है, ये सी के अंदर। ये अगेन वो सिनाइल प्लेक है ए के अंदर, और बी के अंदर न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल है। अब वापस आते हैं फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया पे। तो ये सब कुछ इसके अंदर होता है। अब इसकी प्रेजेंटेशन बहुत मजे की है। इसकी प्रेजेंटेशन में बताएंगे कि जी ये जो भी, अगेन ये पेशेंट खुद नहीं आएगा, जो भी इसको लेके आएगा वो कहेगा कि ये जो हमारा बंदा है, ये गालियां बहुत ज्यादा देता है, बहुत ज्यादा इन अप्रोप्रिएट जोक्स करता है, सेक्सुअल जोक्स करता है, कुछ भी मुंह में आता है बोल देता है। तो ये इस तरह की प्रेजेंटेशन होगी, क्योंकि अब उसकी पर्सनैलिटी चेंज हो रही है, वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाएगा, वो बहुत ज्यादा गुस्सा करेगा, गंदी बातें करेगा, इनअप्रोप्रिएट बातें करेगा, जो नहीं करनी चाहिए किसी एनवायरनमेंट में। इस तरह की प्रेजेंटेशन होगी इसकी, ठीक है। तो ये देखिए कितना इसको डिस्टिंग्विशेबल बना देती है ये बात। ये सिर्फ फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया में ये चीज नजर आएगी आपको, सिर्फ इस टाइप के डिमेंशिया में, बाकी डिमेंशिया में नहीं नजर आएगी। तो ये इसकी इसकी हिस्ट्री में आपने ये चीज याद रखनी। अभी मैं आपको MCQs दिखाऊंगा, तो आप देखिएगा कि आप इंशाल्लाह ये बातें याद रखेंगे तो आपके MCQ ठीक होंगे। अच्छा जी। तो ये अब इसके रिगार्डिंग ना, अम, मैं आपको ना कुछ पिक्चर दिखाता हूँ, क्योंकि ये आ जाती है, क्योंकि फ्रंटोटेम्पोरल एट्रोफी है ना सिर्फ, तो आपको CT स्कैन MRI पे फ्रंटोटेम्पोरल लोब की ही एट्रोफी नजर आएगी। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। हम्म, अच्छा जी। ये हाँ, ये आप देखें। ये अल्जाइमर्स की पिक्चर है। यू कैन अप्रिशिएट कि इसके अंदर ये सल्काई गहराई की वाइडनिंग हुई हुई है, डीपनिंग वाइडनिंग, और वेंट्रिकल साइज एनलार्ज हो गया है, ठीक है। एक तो ये बात। अच्छा है, एक हंटिंगटन के बारे में बात बताना भूल गया, बड़ी इंपॉर्टेंट बात। हंटिंगटन में आपने देखा ना कि गाबार्जिक साइड्स चले जाते हैं, गाबा का लेवल कम हो जाता है, एसिटिलकोलिन का लेवल भी कम हो जाता है, गाबा का कम हो जाता है। तो उसमें देखना एक, क्योंकि ना ये कॉर्डेट जो न्यूक्लियस है ना, मैं आपको स्कैन के ऊपर दिखाता हूँ। ये देखिए ना, ये कॉर्डेट न्यूक्लियस ये इधर है। इसकी जब एट्रोफी होती है ना, तो ऑटोमेटिकली ये साथ इसके लैटरल वेंट्रिकल्स पड़े हैं, तो ऑटोमेटिकली लैटरल वेंट्रिकल्स की एनलार्जमेंट हो जाती है। तो अगर कहीं पे लैटरल वेंट्रिकल्स की एनलार्जमेंट लिखी हो स्पेसिफिकली, तो थिंक ऑफ हंटिंगटन्स, ठीक है, क्योंकि ये इसके लिए पैथोग्नोमिक है, सिर्फ लैटरल वेंट्रिकल की एनलार्जमेंट, तो ये इसके लिए पैथोग्नोमिक है हंटिंगटन के लिए। खैर हम आप देख रहे थे। तो खैर इसी तरह से ये देखें, ये फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया कितना अच्छे से नजर आ रहा है।
यू कैन अप्रिशिएट नॉर्मल के अंदर कितना सही ये फ्रंटोटेम्पोरल लोब है। इसके अंदर फ्रंटल लोब की एट्रोफी नजर आ रही है बहुत क्लियर, सल्काई गहराई वाइडनिंग, और साइज भी उसका देखें श्रिंक कर गया। तो ये आपको मैं दिखाना चाह रहा था। ठीक है, तो इसी तरह से एक और व्यू में भी आपको दिखा देता हूँ, ताकि आपको हर व्यू से ये पता हो। हम्म। अच्छा जी, ये देखिए अब आप, अम, ये एक और व्यू है। ये इसमें भी देखें, ये फ्रंटल लोब सारा ये खाली खाली है, ये जगह सारे फ्रंटल लोब की ट्रॉफी हुई हुई है, कितनी क्लियर नजर आ रही है। ठीक है, तो ये बात होगी फ्रंटो टेम्पोरल की। चलते हैं वापस। नेक्स्ट है लुई बॉडी। लुई बॉडी पे हम बात कर चुके हैं। मैंने आपसे कहा था इसकी प्रेजेंटेशन होती है सिमिलर टू पार्किंसंस डिजीज, लेकिन क्या फर्क क्या है? फर्क यह है कि इसकी विद इन 1 ईयर मोटर और कॉग्निटिव डिसेबिलिटी आएगी। तो लुई बॉडी डिमेंशिया कहते हैं इसको इफ कॉग्निटिव एंड मोटर सिम्टम ऑनसेट लेस देन 1 ईयर अपार्ट, अदरवाइज इट इज कंसिडर्ड डिमेंशिया सेकेंडरी टू पार्किंसन डिजीज। तो ये बात मैं आपको बताना चाह रहा था। ये सबसे बड़ी चीज होगी हिस्ट्री के अंदर जो आपने जिससे पिक करके आपने लुई बॉडी डिमेंशिया उठाना है। बाकी नॉन स्पेसिफिक चीजें होंगी, जैसे कि हेलुसिनेशन है, डिमेंशिया है, फ्लक्चुएटिंग कॉग्निशन है, रेम स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर्स हैं। ठीक है, एंड पार्किंसनिज्म। तो ये इसकी स्पेसिफिक बात है, इसमें पार्किंसनिज्म होगा, लेकिन विद इन 1 ईयर ये सब कुछ होगा। तो ये बात होगी लुई बॉडी। नेक्स्ट है वेस्कुलर डिमेंशिया। वेस्कुलर डिमेंशिया बात करने से पहले इसकी पैथोफिजियोलॉजी समझते हैं। पहले तो ये अल्जाइमर के बाद सबसे कॉमन वेस्कुलर डिमेंशिया है। इसमें क्या होता है, और ये उन लोगों में होता है जिनको क्रोनिक हाइपरटेंशन हो। तो हिस्ट्री में क्रोनिक हाइपरटेंशन जरूर देखनी है, वो भी जो ट्रीट ना कर रहे हो हाइपरटेंशन को। ठीक है, नॉन कंप्लायंट पेशेंट जो कि हाइपरटेंशन को ट्रीट नहीं करे, उनमें वैस्कुलर डिमेंशिया होता है। और होता क्या है, क्रोनिक हाइपरटेंशन में ब्रेन के वैस्कुलेशन में चेंजेस आती हैं। वहां पे स्मॉल वेसल में, लार्ज वेसल में, खासतौर पे डीपर वेसल्स में हम पीछे पढ़ के आए, लाइपोहाइलिनोसिस होती है, एथेरोस्क्लेरोसिस हो रही होती है, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हो रही होती है। तो इन चेंजेस के अंदर, इन चेंजेस की वजह से ना डीपर ब्रेन टिश्यू में जगह जगह पे ये चेंजेस होती हैं। और विद टाइम जगह जगह पे यहाँ पे चूंकि ब्लड कॉम्प्रोमाइज होता है, तो जगह जगह पे छोटे छोटे इन्फाक्ट्स बन जाते हैं, जो स्कैन के ऊपर कुछ ऐसे नजर आते हैं, इमेजिंग के ऊपर। ये देखें, अब इस ब्रेन के अंदर जगह जगह पे वाइट एरियाज हैं विच रिप्रेजेंट नेक्रोसिस। तो ये देखें, ये सारा वाइट एरिया, ये सारा एरिया देखें ये कैसे, इसी तरह यहाँ से ये देखें जगह जगह पे छोटी छोटी इन्फेक्शंस बने हुए हैं। तो इसके स्कैन से ये पहचानना आसान है। इस तरह से इसके अंदर देखें, इसमें भी वही ये इन्फेक्शन, ये वाइट वाइट जो जगह, तो ये फ्रंट, ये इसके अंदर नजर आएगा वास्कुलर डिमेंशिया के अंदर। तो एक तो मैंने आपको बता दी पैथोफिजियोलॉजी, दूसरा मैंने आपको बता दिया स्कैन कैसे देखना है, तीसरा प्रेजेंटेशन पे बात करते हैं। अच्छा, इसकी प्रेजेंटेशन अब बहुत मिलती जुलती है अल्जाइमर से।
वही प्रेजेंटेशन होगी जी, ये पहले ठीक काम करते थे, फिर अब इनसे काम नहीं हो रहे हैं, इन्हें जॉब छोड़ दी है, फिर अब ये घर भी नहीं संभाल पाते, अपने घर के खर्चे नहीं संभाल पाते। ये तो वही ओल्ड रेगुलर हिस्ट्री होगी। नई क्या चीज होगी? नई चीज होगी एसिमेट्रिकल मोटर डेफिसिट। ठीक है, एसिमेट्रिकल मोटर डेफिसिट। आपके एग्जाम में क्वेश्चन स्टेम में हम अक्सर ना इग्नोर कर देते हैं ये। उसने दिया होता है डीप टेंडर रिफ्लेक्सेस, मसल पावर 4/5, 3/5। इसके लिए ये बहुत जरूरी है याद रखना। तो अगर कोई पेशेंट आया है, वो कह रहा है कि आपने ली एग्जामिनेशन की, आपने देखा कि इसकी अपर लिम्ब में मसल 4/5 है और लोअर लेफ्ट लिम्ब में मसल 3/5 है, और लेफ्ट लिम्ब में मसल जो है पावर ठीक है, तो ये जो एसिमेट्रिकल मोटर डेफिसिट है, किसी लिम्ब में ठीक है पावर, किसी लिम्ब में बहुत खराब है, तो ये समथिंग, दिस इज पैथोग्नोमिक फॉर फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया। इसी तरह से रिफ्लेक्सेस, रिफ्लेक्सेस हो सकता है किसी लिम्ब में ठीक हो सकता है किसी लिम्ब में खराब हो, किसी लिम्ब में हाइपोरिफ्लेक्सिया आ रहा हो, किसी में ए रिफ्लेक्सिया आ रहा हो। दिस इज समथिंग विच विल हेल्प यू टू डिटरमिन के ये वैस्कुलर डिमेंशिया है कि नहीं। और दूसरा, अपने हिस्ट्री में हाइपरटेंशन देखनी है। तो ये दो चीजें आपको डिस्टिंग्विश करेंगी कि ये वैस्कुलर डिमेंशिया। तो थ्योरी पढ़ लेते हैं। सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज है डिमेंशिया की, ओल्डर एडल्ट्स, results from multiple arterial infarcts or chronic ischemia secondary to hypertension. There is stepwise decline in cognitive ability with late onset memory impairment. बाकी जो बातें मैंने की हैं इसने नहीं बताई, वो याद रखिएगा। MRI CT shows multiple cortical और subcortical infarcts, वो मैंने आपको दिखा दिया MRI। okay. Next is CJD. CJD is a very rare disease with no treatment, बड़ी ही डेवेस्टेटिंग कंडीशन है। और होता क्या है इसके अंदर? तो ये आपने पढ़ा होगा लिपनकॉट के अंदर, एक कॉन्सेप्ट था, प्रायोन्स, PRIONs। प्रायोन्स आर इन्फेक्शियस प्रोटीन्स। होता यह कि प्रायोन्स नॉर्मली होते हैं हमारे ब्रेन में, बॉडी में, एंड समहाउ वो ना म्यूटेट करके एक नई फॉर्म ले लेते हैं विच इज टॉक्सिक। ठीक है, एंड दे बिकम नॉन डिग्रेडेबल। वो जो नई फॉर्म लेते हैं ना प्रायोन्स, दे बिकम इन्फेक्शियस एंड दे आर नॉन डिग्रेडेबल, दे आर रेजिस्टेंट टू प्रोटीएसेस। So these are proteins which have taken a certain infectious form and they're toxic and they cannot be broken down. तो ये इसकी पैथोलॉजी। तो these proteins start to accumulate in the brain. अब ये स्पोरेडिक भी हो सकता है, लेकिन ये ट्रांसमिट भी हो सकता है किसी बंदे से दूसरे बंदे में। किसी बंदे में ऑलरेडी है, अगर उस, तो कैसे ट्रांसमिट होता है? कोर्निया, कोर्नियल ट्रांसप्लांट, ये ट्रांसप्लांट हो सकता है, या कुछ और ट्रांसप्लांट्स वगैरह, कोई ब्रेन सर्जरी के दौरान इंस्ट्रूमेंट से अगर सही से स्टेरलाइज ना हो तो ये हो सकता है। लेकिन ये ज्यादा कंसर्न की बात नहीं है। कंसर्न की बात है कि इसको पिक कैसे करना है। तो इसको पिक करना बहुत आसान है, क्योंकि ये विद इन वीक्स पेशेंट में डेवलप होगा, विद इन वीक्स। और 40-50 साल जब भी शुरू हो जाए, विद इन वीक्स होगा, और विद इन मंथ्स पेशेंट की डेथ हो जाएगी। ये इतना एक्यूट होगा, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, इसका प्रोग्नोसिस जीरो है। पेशेंट को विद इन वीक्स डेवलप होगा। सो सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट बात हिस्ट्री में याद रखनी है, विद इन वीक्स, बड़ी शॉर्ट हिस्ट्री होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये रखनी है कि मायोक्लोनस होगा इसके अंदर। मायोक्लोनस, हमने टेबल पढ़ा था अब नॉर्मल मूवमेंट्स का, मायोक्लोनस भी था। तो इन मायोक्लोनस देयर इज continuous muscle contraction of any muscle of the body। तो मायोक्लोनस एंड शॉर्ट हिस्ट्री ये आपने ढूंढनी है इस डिमेंशिया के अंदर, ये CJD के अंदर। ठीक है,
बाकी पढ़ लेते हैं क्या है इसके अंदर। जैसे कि बताया, रैपिडली प्रोग्रेसिव वीक्स टू मंथ डिमेंशिया विद मायोक्लोनस, ठीक है। फैटल होती है, विद इन बंदा मर जाता है। कॉज बाय प्रायोन्स, ये PRPC से कन्वर्ट होकर PRPSC बन जाती है, विच इज इन्फेक्शियस फॉर्म। These are beta pleated sheets resistant to proteases and these are toxic. Sporadic भी होती है, बट में भी ट्रांसमिटेड बाय contaminated मटेरियल। हमने बात की corneal transplant, न्यूरोसर्जिकल इक्विपमेंट इससे ट्रांसमिट होते हैं। बाकी what would you appreciate on, इसकी हिस्टोलॉजी इतनी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल स्पंजी फॉर्म कॉर्टेक्स नजर आ जाए, वैक्यूलेशन नजर आएंगी विदाउट इन्फ्लेमेशन, यू कैन अप्रिशिएट इट हियर। ये जगह जगह पे वैक्यूल्स बने हुए, स्पंजी फॉर्म पेरेंट्स हो गए। एंड यूड अप्रिशिएट EEG पे खास चेंजेस आते हैं, उसको कहते हैं पीरियोडिक शार्प वेव्स। एंड ये खास तरह की प्रोटीन CSF में मिलेगी जो इसके डायग्नोसिस में हेल्प करती है, इसे कहते हैं 14-3-3 प्रोटीन। दिस ऑल यू नीड टू नो अबाउट CJD। लास्ट पे अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इज HIV एसोसिएटेड डिमेंशिया, जिन लोगों को HIV की हिस्ट्री हो, ठीक है। और ऐसे जरूरी नहीं है कि HIV की हिस्ट्री 10-11 साल पुरानी है तो हम नहीं सोचेंगे। हो सकता है उसका HIV भी परसिस्ट कर रहा हो सकता है उसने ट्रीटमेंट ही ना ली हो, तो ये इग्नोर नहीं करना है HIV को हिस्ट्री के अंदर। और मैं आपसे, हम पीछे माइक्रोग्लाय पढ़ के मैंने आपको बताया है, HIV के अंदर यू फाइंड मल्टी न्यूक्लिएटेड जायंट सेल्स। तो इस डिमेंशिया की यही बात, एक तो हिस्ट्री के अंदर HIV, दूसरा मल्टी न्यूक्लिएटेड जायंट सेल्स मिलेंगे हिस्टोलॉजी के अंदर। दिस इज अबाउट the neurodegenerative diseases. This is all you need to know about the neurodegenerative disorders. ठीक है, तो अब मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, वो सॉल्व करते हैं, फिर हम अगले टॉपिक्स की तरफ पढ़ते हैं। हम्म हम्म, तो ये सवाल है आपका, नो द आंसर F। अच्छा, डॉक्टर तैमूर says vascular dementia. One thing that I uh,
मतलब मैं समझा था इट बी एमाइलॉइड प्रोटीन के बारे में एक बात इज लाइक, कह लें कि आप, इज वेरी स्पेसिफिक टू दम। माइलॉइड प्रोटीन बॉडी में सिर्फ ब्रेन में नहीं एक्यूमुलेट होती, कई जगहों पे होती है, किडनीज में होती है, मसल्स में होती है। तो ये हमेशा कॉन्गो रेड स्टेन उठाती है माइलॉइड प्रोटीन। ठीक है। और इसका दूसरा नाम होता है एप्पल ग्रीन बाइफ्रेंजेंस। ये आपने उसमें भी पढ़ा होगा, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में भी। तो अगर आपको कहीं पे एप्पल ग्रीन बाइफ्रेंजेंस नजर आए, या फिर आपको ये कॉन्गो रेड स्टेनिंग नजर आए, अब माइलॉइड सोचने, और माइलॉइड प्रोटीन आपको पता है अल्जाइमर्स के अंदर होती है एक्यूमुलेट। सो इसके अंदर भी वही लिखा हुआ है, येलो ग्रीन अंडर पोलराइज्ड लाइट। तो दिस ये जो था लफ्ज इसके अंदर, दिस वाज एक्चुअली द की टू द आंसर। तो ये अल्जाइमर्स था। कि ये वो एप्पल ग्रीन बाइफ्रिंजेंस है ऑफ अमाइलॉइड। तो उसने आपको थोड़ा सा ट्रिक किया हाइपरटेंशन डाल के, एंड बट ये अगली बात में उसने ना हिंट दे दिया कि ये। तो अगेन ये खैर यू वर्ल्ड का इसी तरह से लाइक टू ट्रिक यू। सी, हाँ, दिस इज सी, हिस्टोन एसिटाइलेशन, इस पे हमने बात की थी।
अच्छा, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, बीच में लाइट चली गई थी। तो हम ये एमसीक्यूज कर रहे थे। हाँ, तो ये वाला हमने ओपन किया हुआ था। अच्छा जी, बी इज द आंसर। तो यस, ये अल्जाइमर्स है, और इसका ट्रीटमेंट एज आई डिस्कस, वी यूज डोनापेजिल एंड गैलेंटामीन। तो इसका आंसर बताएं प्लीज, इन द चैट। So for some reason our participant left. So you can see the screen. Please answer the question. Yes, this is microglia multinucleated giant cells. ठीक है।
यस, दिस इज वेस्कुलर डिमेंशिया। ठीक है, एक तो ब्लड प्रेशर की हिस्ट्री, ऊपर से फिजिकल एग्जाम में रिफ्लेक्सेस कहीं पे 2+, कहीं पे 3+, कहीं पे पावर ठीक है, कहीं पे नहीं। तो दिस सपोर्ट्स डायग्नोसिस ऑफ वेस्कुलर डिमेंशिया। ये देख लें, फिर आपको तस्वीर दिखाता हूँ। ये एग्जिबिट की दो तस्वीरें, एक ये तस्वीर है। और एक ये तस्वीर है। तो अब वापस चलते हैं क्वेश्चन पे। बी, यस, बी इज द राइट आंसर।